नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत और मैं हूं उपेंद्र कुमार। आज जो चर्चा होगी महाराष्ट्र की राजनीति पे चर्चा होगी कि महाराष्ट्र में महायुति की डगर बहुत अच्छी नहीं चल रही है। जिस तरीके से सरकार बनी, जिस प्रचंड बहुमत से तीनों पार्टियों के गठबंधन से सरकार सत्ता में लौटी, लेकिन अब उसके चक्के लड़खड़ा रहे हैं, यानी उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। उस पैर लड़खड़ाने में सबसे बड़ी जो बगावत की पार्टी है वो पहले भी कर चुकी है, जो एकनाथ शिंदे, शिवसेना एकनाथ शिंदे, जो पहले एक नाथ उद्धव ठाकरे से बगावत करके अपनी पार्टी का गठन किए। उसके बाद से पार्टी पे अभी भी, हालांकि पार्टी का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है, लेकिन अब फिर से एक कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ एक टकराव की स्थिति है। वजह बनी है, दो चार वजह है। सबसे पहली वजह है कि उनके जो विधायक और उनके सांसदों से जो सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, वो एक वजह है। दूसरी, इनकी योजनाओं के खिलाफ कुछ योजनाएं हैं जो इनके खिलाफ जांच बैठाई गई है, स्क्रूटनी बैठाई गई है। तीसरी वजह है कि जो एक नाथ शिंदे के वक्त जब ये मुख्यमंत्री थे, जिन योजनाओं को पास कर दिए थे, उन योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि एक नाथ शिंदे को यह कहना पड़ा कि भाई अगर हम बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात की मायावती और महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सोनू और वरिष्ठ पत्रकार हमारे इकबाल मल्हारी सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। इकबाल सर, क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? चक्का जो कह रहे हैं कि चक्का हम लगाना जानते हैं तो निकालना भी जानते हैं। नहीं, मुझे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उपेंद्र जी। देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि 2022 के अंदर एकनाथ शिंदे जब अलग हुए थे, तब उनके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट बीजेपी, अमित शाह और मोदी का था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि अगर वो अलग होते हैं तो सरकार उन्हें सपोर्ट करेगी और वो सरकार में आ सकते हैं, जिनको लेकर के उप मुख्यमंत्री के लिए भी वो तैयार थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। एक मेरे हिसाब से एक वन टाइम पासवर्ड के हिसाब से उनका इस्तेमाल किया गया। हालांकि अगर अमित शाह की हम बयान को बात करें तो अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2029 के अंदर हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एकला चलो रे। इन सारी समीकरणों को आप देखिए। उसके बाद धीरे धीरे करके जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ बगावत कराई गई, उद्धव ठाकरे को अलग कराया गया। हालांकि उन सारी चीजों को लेकर के एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को अपना गुरु बताते रहे और जितने आप देखोगे उसके अंदर हर जगह पर उन्होंने एक साफ कहा है कि वो बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक, यानी कि बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक का साफ तौर पर मतलब ये होता है कि वो लड़ना भिड़ना सारी चीजें जानते हैं। वो जो शिवसेना है, जो एक सोच रखती थी बाला साहब ठाकरे की या आनंद दिघे साहब की, वो उसके कार्यकर्ता है। और उद्धव ठाकरे जो है वो हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं। लेकिन अगर हम पूरे समीकरणों को देखें तो आज भी एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उद्धव ठाकरे जो है ना, आगे इतिहास जब लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का एक रूप अलग होगा और इनका एक अलग होगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये जो लड़ाई चल रही है उपेंद्र जी, उसके अंदर देखिए जिस तरीके से इनको ये कहना पड़ा कि उन्होंने टांगा पलट दिया था 2022 के अंदर, इस बार वो किसको कह रहे हैं कि टांगा पलट देंगे? इस बार तो उद्धव ठाकरे को तो पलट नहीं सकते वो, क्योंकि उद्धव के पास तो ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं, ना सरकार है। यानी कि वो इशारा किसी तरीके से बीजेपी को देना चाहते हैं। बीजेपी को देने का मतलब ये है साफ तौर पर कि वो अपनी उपस्थिति जताना चाहते हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे के पास सिर्फ एक साफ ऐसे सांसद है जो खतरा हो सकता है सेंट्रल के अंदर। स्टेट के अंदर 135 और 135 सीटें देवेंद्र फडणवीस अपने हिसाब से लेके बैठे हैं। अगर और सबसे बड़ा उनको सपोर्ट जो है वो अजीत दादा पवार का है। अगर अजीत दादा पवार भी हट जाते हैं तब भी उनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, चाहे वो एकनाथ शिंदे के विधायक को तोड़ना हो या अजीत दादा के पवार के लोगों को तोड़ना हो या एनसीपी शरद पवार या उद्धव ठाकरे गुट के लोग तैयार हो जाएंगे, कांग्रेस के लोग तैयार हो जाएंगे, तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा मतलब मुझे नहीं लगता है कि उस सरकार को खतरा है।
इस वक्त खतरा जो है वो एकनाथ शिंदे को है। देखिए आज जिस तरीके से उनके अपने गढ़ थाना के अंदर एक जनता दरबार रखा गया है, जिसके अंदर गणेश नायक जो है जनता दरबार में, जनता दरबार थाने में क्यों लिया गया, यानी कि ये बताने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ तौर पर गणेश नायक को भेजा है। गणेश नायक जो कि सबके कट्टर दुश्मन माने जाते हैं एकनाथ शिंदे के वर्चस्व की लड़ाई के अंदर, गणेश नायक आते हैं नवी मुंबई से, लेकिन थाना के अंदर भी उनकी एक निगाह रहती है और एकनाथ शिंदे की नवी मुंबई के अंदर, और इन सारी ही चीजों को लेकर के मुंबई का रास्ता आता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के लगातार आज गणेश नायक उप मुख्यमंत्री के गढ़ के अंदर आकर के बैठते हैं और जनता दरबार की बात करते हैं। जनता दरबार, हालांकि वो कह भी रहे हैं, उनका लड़का ये कह भी रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के कहने पर वो जनता दरबार लोगों की समस्याओं के लिए ले रहे हैं, यानी कि उस समस्या का निदान नहीं है, वो साफ तौर पर एक चुनौती है एकनाथ शिंदे को कि आप मुख्यमंत्री थे हो नहीं, अब जो पावर है वो देवेंद्र फडणवीस के पास है। आप देखिए जिस तरीके से लगातार जो जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट कैंसिल किए जा रहे हैं, जालना के प्रोजेक्ट का कैंसिल किए गए, कई ऐसे महानगर पालिका के जो टेंडर थे उसकी चीजें कैंसिल की गई, यानी कि वो साफ संकेत एक तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देना चाह रहे हैं कि वो पावर के अंदर है। हालांकि भले ही एकनाथ शिंदे को प्रधानमंत्री मिले हो, उनसे हाथ मिलाया हो शपथ विधि के अंदर दिल्ली के अंदर, या ऐसे प्रमाण लगाया जाता है कि अमित शाह के वो बहुत करीब है, इन सारी ही चीजों को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद 132 सीटें आने के बाद भी जो मुख्यमंत्री के लिए दावेदार वो फडणवीस थे, वहां उसे काफी वक्त लगा था सरकार बनाने में, यानी कि दिल्ली जो था वो नहीं चाह रहा था देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। उन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपना लोहा मनवाया था और वो मुख्यमंत्री बने। तो इससे ये अब भी ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप नहीं भी हो तो हम सरकार चला सकते हैं और सरकार पर कोई खतरा नहीं आएगा। ये साफ संकेत एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पहुंचा दिया गया है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि एकनाथ शिंदे हालांकि भले इस पूरे मामले के अंदर जितनी भी बात कर रहे हो, लेकिन उनके पास सिवाय खामोशी के मुझे नहीं लगता है कोई विकल्प है जिसको लेकर के वो कुछ कर सकते हैं। अगर होता तो उन्हें सरकार जब इलेक्शन जीती थी, उनके अपने कार्यकाल में जीती थी, लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना थी, सारी चीजें होने के बाद भी वो अज्ञात व्यास के अंदर उनके गांव चले गए, वहां लोगों से बात नहीं कर रहे थे, कई तरह के संदेश और मैसेज देने की बात की गई थी। आपको याद होगा कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या आप उप मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है। तब हंसी मजाक के अंदर अजीत दादा पवार ने कहा था कि मुझे ये पता नहीं शिंदे साहब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन मैं शपथ ले रहा हूँ। दूसरी बात, आप इसी तरीके से देखिए कल दिल्ली के अंदर जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि मुझे हल्के से न लिया जाए, उसी के ऊपर मस्ती मजाक के अंदर अजीत दादा पवार ने उनसे पूछ लिया कि ये जो सवाल था वो उद्धव ठाकरे के लिए था या किसके लिए, तब वो खामोशी इख्तियार कर गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि अजीत दादा पवार भी जानते हैं कि ये शब्द आपने किसके लिए इस्तेमाल किया है, देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं, लेकिन इस बार धीरे धीरे करके जो सत्ता और जो पावर इनके पास है उसका वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह छोटा करने की कोशिश करेंगे कि जिसको लेकर के ये आने वाले दिनों के अंदर संकेत साफ तौर पर दिया जाए शिवसेना एकनाथ शिंदे को कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी छत्र छाया के अंदर ही इन्हें चलना पड़ेगा, उनकी शर्तों पर चलना पड़ेगा। हालांकि अभी जो हालात धीरे धीरे करके जिस तरीके से बदलते जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे कोशिश जरूर कर रहे हैं कि कुछ आने वाले दिनों के अंदर ऐसा अपना रूप बनाया जाए जिसके अंदर महानगर पालिका के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसका फायदा उन्हें मिले। उन सारी ही चीजों को लेकर के लगातार वो अपना प्रयास, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे लगातार कर रहे हैं। हालांकि अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो महाराष्ट्र के अंदर सरकार को गिरा सकते हैं या कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे हालात उपेंद्र जी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। सोनू, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व तो भी तलाश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, आप देखेंगे कि एक दिन पहले जब महाराष्ट्र का जो लिटरेचर था उसमें
प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, शरद पवार भी आए थे। शरद पवार को जिस तरह से गिलास में पानी डाल के देना, उनकी मदद करना। तो क्या ये दिल्ली का नेतृत्व भी एक महाराष्ट्र में ये इन सब चीजों से वाकिफ है कि हाँ, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे में बहुत ज्यादा जीत नहीं है, तो उसके विकल्प तलाशने के लिए और जगह देखा जा रहा है? देखिए, अगर महाराष्ट्र की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र की, जैसा इकबाल जी ने बताया कि महाराष्ट्र की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि बीजेपी को विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर विकल्प बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। 133 सीटों पर बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी अगर अलग हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंट जो है वो भी देवेंद्र फडणवीस के साथ आकर काम करने के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। जो कहानी शुरू होती है वो सीधे सीधे दिल्ली से शुरू होती है, क्योंकि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी 2019 में हुआ करती थी। 242 सीटों पर आकर अटकी हुई है और सरकार जो चल रही है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बदौलत चल रही है। और ऐसे में ये दोनों अगर किसी भी तरह से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं तो एकनाथ शिंदे हो गए या फिर उद्धव ठाकरे हो गए या फिर शरद पवार हो गए, ऐसे लोग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एकनाथ शिंदे की जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है ये कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति की ओर केंद्रित है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में एकनाथ शिंदे की जरूरत है। 7 एमपीज उनके साथ हैं और उस 7 एमपीज की जरूरत मौके पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इसी चीज का एहसास बार बार जो एकनाथ शिंदे हैं वो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने बयान दिया था कि मुझे हल्के में लेने की सोचना मत। वो मुंबई में भी दे सकते थे ऐसा बयान, लेकिन उन्होंने खास तौर पर दिल्ली में ये बयान दिया। दिल्ली में बयान देने का मतलब ये है कि वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी करीबी बताने की और जताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। देखिए, बीजेपी जो है वो ऑप्शंस सभी तरह के महाराष्ट्र में खुले रखना चाहती है। बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये मौका मिलने पर जो है अपने हिसाब से राजनीति करेंगे और जो मोदी की सरकार है उस पर प्रेशर बनाने का काम करेंगे। तो ऐसे में जो विकल्प है उन विकल्प को भी अपने साथ रखना बेहद ज्यादा जरूरी बीजेपी समझ रही है। यही कारण है कि शरद पवार, जिनके पास 7 एमपीज है, 8 एमपीज है, उन शरद पवार को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ और काफी अच्छे रिलेशन जो है शरद पवार के साथ उनके देखने मिलते हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा नरेंद्र मोदी के रिश्ते खराब है। अगर जरूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे को अच्छा ऑफर देकर वो नरेंद्र मोदी जो है वो उन्हें अपने साथ ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी कवायद जो है, ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो ढूंढने की जो चीजें हमें दिखाई दे रही है वो दिल्ली की राजनीति में दिखाई दे रही है। और दिल्ली की वजह से ही महाराष्ट्र में ये सारी चीजें देखने मिल रही है कि सभी पार्टियां, एक तरह से अगर देख लिया जाए तो मुख्य पार्टियां जो है वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हो रही है काम करने के लिए। तो ये दिल्ली की राजनीति का ही असर महाराष्ट्र में देखने मिल रहा है। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो ये जाहिर है कि एकनाथ शिंदे की जरूरत आज उतनी देवेंद्र फडणवीस को नहीं है जितनी 2022 में हुआ करती थी। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि फैसले लिए गए हैं, ये फैसले ये बता रहे हैं कि एक तरह से अब स्क्रूटनी करने का काम है। जो फैसले 2022 में एक प्रेशर की वजह से, एक एडजस्टमेंट की वजह से बीजेपी को लेने पड़े थे, जिस पर बीजेपी चुप रही या फिर बीजेपी ने लेट गो किया, अब उन सारी चीजों को सुधारने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जालना वाला मामला हो या बीएमसी का वो सैनिटाइजेशन वाला मामला हो या फिर एमएसपी वाला मामला हो जो नोडल एजेंसीज हायर की गई थी, या फिर एमएसआरटीसी की प्राइवेट बसों का जो मामला था, उन सारी चीजों को एक तरह से अब बीजेपी जो है वो रेक्टिफाई करने का काम कर रही है। और यहीं पर एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करवाया जा रहा है और अनकंफर्टेबल एकनाथ शिंदे हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी जगह अगर देख लिया जाए तो नई कह के भी लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का ये ओवरऑल पूरा तो इकबाल सर, जैसे सोनू बता रहे हैं कि अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, क्या एकनाथ शिंदे को ये महसूस हो रहा है कि हमको दरकिनार किया जा रहा है और बैकडोर से आपके उद्धव ठाकरे से बातचीत चल रही है, शरद पवार से बातचीत चल रही है? क्योंकि आप जब देखेंगे तो एक इधर से भी एक
नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जैसे शिंदे गुट की जो नेता है नीलम गोरे, उसके बाद से संजय सिरसाट हैं, जो उन्होंने भी कहा था कि भाई पैसे दे के टिकट देते थे उद्धव ठाकरे, मर्सिडीज दो मर्सिडीज दो तो बड़े पद मिल जाते थे, है ना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में ये तरीके से होता था। तो क्या ये भी गोटियां सेट कर रहे हैं कि जो बैक डोर से जो बीजेपी मिलने की कोशिश कर रही है, हम इधर से माहौल बनाएं ताकि एक जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव लोगों का रहे और लोग देखते रहें इन सब चीजों को? देखिए उपेंद्र जी, आज ही के मुखपत सामना के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार फिर बीजेपी पे जो है वो धावा बोला है उद्धव ने। उन्होंने कहा कि मेरे हिंदुत्व की तो परिभाषा है, लेकिन आपके हिंदुत्व की क्या परिभाषा है। अगर इस पूरे समीकरण को देखोगे तो आप देखिए कि बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो राजनीति या रणनीति है वो बिल्कुल विपरीत है। और हाल फिलहाल के अंदर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे एक उभरते और बड़े कमाल लीडर की तरह सामने आए हैं, उन्होंने जो स्टैंड लिया है, मैंने पहले भी कहा कि चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें आती है जाती है, एक वक्त हर किसी का होता है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है उद्धव ठाकरे के फेवर में आएगा कि ऐसे वक्त में जब ऐसे हालात थे और उद्धव ठाकरे जमे हुए। देखिए शरद पवार की अगर बात करूं तो शरद पवार के बारे में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि शरद पवार, हालांकि मोदी जी ने जो पानी दिया था उन्होंने पिया नहीं, लेकिन शरद पवार पानी की जगह कुछ और भी पी सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने हमारे शो में चर्चा की थी कि जब जिस तरीके से अजीत दादा पवार ने कहा था कि जो उन्होंने पहली बार शपथ ली थी उसके अंदर जो मीटिंग हुई थी अडानी की यहाँ, उसके अंदर शरद पवार भी मौजूद थे, है ना। तो मैंने उस वक्त भी कहा था ऐसा तो नहीं है कि इस पूरी रणनीति के अंदर कहीं पवार साहब भी शामिल। देखिए मैं उसी जगह पे आज भी आता हूं कि जो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो उद्धव बाला साहब ठाकरे, यानी कि सारी ही चीजें लूट गई है उसकी। दूसरी, किसी राज्य में उनकी सरकार नहीं है। अब जो लोग तोड़े गए उन्हीं के तोड़े गए, हालात जो खराब हुए उद्धव ठाकरे के हुए, और जो खोया है वो उद्धव ठाकरे ने खोया है। हालांकि शरद पवार ने कुछ नहीं खोया, चाहे तटकरे हो, चाहे अजीत दादा पवार हो, या जितने भी लोग वो जो यहाँ से निकल करके वहां चले गए थे तो उन्हीं के लोग आज भी उनसे उनकी बातचीत है और आना जाना है। यानी कि एक तरीके से मुझे लगता है कि मशीन में डालकर उन्होंने अपने लोगों को बहुत साफ तौर पर नीट एंड क्लीन करा दिया कि आने वाले दिनों पे अगर कोई हालात ऐसे बनते हैं तो शरद पवार की दोनों पार्टी एक हो जाए और वहां उंगलियां भी नहीं उठाई जा सकती कि अगर ये बुरे थे तो आपके पास क्यों थे। तो शरद पवार ने हर तरीके से वो रणनीति को खेलते हुए अपने आप को सेफ रखा है। नुकसान जो हुआ है वो उद्धव ठाकरे को हुआ है। अभी भी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ वो मिले, एकनाथ शिंदे को सम्मान दिया, जिसका जिक्र एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में कहा। अजीत दादा पवार से उनके रिश्ते हैं, अपनी किताब में लिख चुके हैं। अडानी जैसे है 2014 की अगर मैं बात करूं, जहां बीजेपी और इनकी जब सरकार की बात आई थी और उद्धव ठाकरे पीछे हुए थे तो समर्थन उद्धव देवेंद्र फडणवीस को शरद पवार ने ही बाहर कर दिया। यानी कि इस पूरे खेल के अंदर वो जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में नहीं आती है तो अडानी के कई प्रोजेक्ट अटकते हैं और बड़े मामले खराब हो सकते हैं। न चाहते हुए भी उनको इस पूरे काम के अंदर मदद करना, मुझे ऐसा लगता है शरद पवार के लिए एक मजबूरी भी थी। तो शरद पवार एक ऐसे राजनेता है जो हर जगह अपने हाथ पैर फैला के रखते हैं कि कहीं भी उन्हें जाना पड़े वो जा सकते हैं। वो सेक्युलरिज्म के नाम पर कहीं भी पहुंच जाते हैं और कहीं भी बैठ भी जाते हैं। तो ये अब थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी इस पूरे मामले के अंदर कहना कि आगे रणनीति क्या होगी। लेकिन एक बात तो साफ है इस पूरे मामले के अंदर, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को इन्होंने काटा है, आने वाले दिनों में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एकनाथ शिंदे की दूसरे शिवसेना के अंदर भी एक तीसरी शिवसेना की तैयारी की जा सकती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही खत्म करना अब उनका लक्ष्य है, क्योंकि देखिए उद्धव को छोटा कर दिया गया है,
अब बचे हैं एकनाथ शिंदे, और उनको पता है कि एकनाथ शिंदे वो पावर रखते हैं कि पैसा कमाना भी जानते हैं, पैसा खर्च करना भी जानते हैं। हालांकि उद्धव बालासाहब ठाकरे जो है ना, वो बंदे हैं, उनके पास से चीजें निकलती हैं जो राजनेता मानते हैं या बताते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे वो दमखम रखते हैं कि वक्त आने पर बहुत बड़े लेवल पर वो पैसा खर्च कर भी सकते हैं। तो वो एक खतरा महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा बना हुआ है। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर सीधे सीधे अगर अभी उसको अलग कर दिया जाए, एकनाथ शिंदे को, और उद्धव ठाकरे को पावर में लाया जाए, तो ये हो जाएगा कि ओरिजिनल शिवसेना के मालिक उद्धव साहब ठाकरे थे, तो लोग जो है डाइवर्ट हो जाएंगे। तो उनको उन चीजों का भी ख्याल रखना है कि उद्धव को दूसरी सेना बनानी है, इनको मेन सेना बना करके किस तरह इसको छोटा करना है, कैसे उनके लोगों को उसके अंदर काटना है, ये सारी ही चीजों को ख्याल रखना है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस एक मंजे हुए नेता है, सुलझे हुए नेता है, उनको ये भी पता करना है कि इसका कोई ऐसा फायदा जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ उनके अपनी पार्टी के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उनको पहुंचे, या वो कठपुतली के तौर पर उन्हें चलाए। तो उन सारी ही चीजों का ख्याल करते हुए देवेंद्र फडणवीस जो है वो बहुत सोच विचार करके ये काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो एकनाथ शिंदे पे जहां शिकंजा कसते जा रहे हैं, वहीं उनके जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको भी ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस वो देवेंद्र फडणवीस नहीं है जो 2014 में था। अब ये 2024 का देवेंद्र फडणवीस है, जो आपके न चाहते हुए भी राज्य का मुख्यमंत्री बना है और बना रहेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है, आरएसएस उसे 2029 का एक प्रधानमंत्री का चेहरा पेश करने की कोशिश कर रही है। वहीं जहां बीजेपी के अंदर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह गुट है, वो इसे काटने की तैयारी में। तो ये इंटरनल जंग भी जो है वो बहुत बड़े लेवल की है। उन सारी ही चीजों को लेकर के लगातार ये चीजें चल रही है उपेंद्र जी। अब देखना यह है कि कितना सक्सेस होते हैं। सुनो, जिस बात को लेके इकबाल सर कह रहे हैं, जी मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कहीं और लाइव पे जाना है, तो ठीक है, बहुत बहुत मैं शुक्रिया अब सर, इकबाल सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। सुनो, जैसा इकबाल सर कह रहे थे कि 2014 के देवेंद्र फडणवीस नहीं है, 2024 के देवेंद्र फडणवीस है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आपके न चाहते हुए भी अगर वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। सुनो हमारे साथ हैं क्या रितिका? तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सोनू हमारे साथ नहीं